सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स प्लस यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चल रही है, जिसमें हम जो आज टॉपिक कवर अप करेंगे वो है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसकी आज ये पार्ट 1 है। इसमें हम बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो आज हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इस टर्म को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक जो है मिस्टर ए है। एग्जाम्पल में हमारे जो ये है मिस्टर ए का बिजनेस है लैपटॉप सेल करने का। मिस्टर ए का बिजनेस है लैपटॉप सेल करने का, और जो उनकी जो कंपनी है उसका नाम है ABC कंपनी। सो मिस्टर ए का यहाँ पर बिजनेस है लैपटॉप सेल आउट करने का। अब जब मिस्टर ए क्या करते हैं, लैपटॉप सेल आउट करते हैं, तो जो भी एंट्रीज होती हैं वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लैपटॉप की, तो उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसकी भी एंट्री, प्लस जो लैपटॉप उन्होंने कस्टमर को सेल किया उसकी एंट्री, कैश जो रिसीव हुआ उसकी एंट्री, और जो कैश पे किया उसकी एंट्री। ये सारी एंट्रीज को वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर में यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ये जो प्रोसेस हो रहा है, अब ये जब प्रोसेस हो रहा है, अकाउंटिंग का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें हम सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है मिस्टर ए, तो वो क्या करेगा, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन, सपोज ये मिस्टर बी हैं, ये कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए उनका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, प्लस वो जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं कि ये रूल्स हैं, ये फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो यहाँ पर भी क्या है, मिस्टर ए जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो उन्हें देखने होते हैं, उनके सारे रूल्स को उन्हें मानना होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस। तो ये तो फर्स्ट ही है कि जो भी अकाउंट बनेंगे, जो भी अकाउंटिंग होगी, उसको एंड में क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज तो करना ही पड़ता है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। उसमें कहा गया है कि आपको जो भी अकाउंट्स हैं उसे क्या करना है, उसे डिस्क्लोज करना होगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी आप अकाउंट बनाओगे, जो भी मिस्टर ए जितनी भी अकाउंट्स की बुक बनाएगा, जो भी अकाउंटिंग करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो एंड में बनती है फाइनेंशियल ईयर में, जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, उसे क्या करना पड़ेगा, जब वो डिस्क्लोज करेगा तो उसके थ्रू पता चलेगा कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने एक्सपेंस उसने ईयर में करे हैं और कितने उसको लॉसेस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस से। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अकाउंटिंग पूरी होती है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। कुछ रूल्स को देखना पड़ता है, कुछ रूल्स को उन्हें मानना होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टी लाइक प्रोपराइटर, इन्वेंटर्स, creditor, government, and many more. It is therefore necessary that such statement should be prepared according to some standard. तो ये क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ने जो भी एंट्री करी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने सोचा कि ये मेरा रूल है, ये मैंने रूल बनाया है, आप इस एंट्री को ऐसे कर दो।
तो ऐसा नहीं है, उन्हें कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किए हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, उन सारे रूल्स को मानना होगा, उन सारी जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको मानना होगा। उसके अकॉर्डिंग ही जो स्टैंडर्ड हैं उन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अकाउंटिंग करते समय मिस्टर ए सारे स्टैंडर्ड्स को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, सारे प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो है स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल्स। जो भी रूल्स हैं, जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखकर ही अकाउंटिंग करना। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लिख दें, एक छोटा सा नॉर्मल सा, कि एक क्लास है, क्लास में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सारे पढ़ रहे हैं, और अगर वो वहाँ पर कुछ एक इनडिसिप्लिन होता है तो टीचर क्या करती है, वो कहते हैं इस क्लास का ये रूल है कि आपको चुप बैठना है, आपको इस टाइम पे ये वर्क करना है। तो ये क्या है, उस क्लास के रूल है जो उन स्टूडेंट्स को मानने होंगे। तो उसी तरीके से क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे पढ़ते समय आपको सिर्फ पढ़ने पर ही फोकस करना है, ये क्या है। तो इस तरीके से क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको फॉलो कर कर ही अकाउंटिंग होगी। तो दिस रूल्स आर जनरली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये GAAP के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ अकॉर्डिंग क्या है, ये सारे रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनको क्या बोलते हैं हम, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है GAAP गैप में बी डिफाइंड एज दोज रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट विच आर derived from experience and practices, which is derived from experience and practices, and when they are proved useful they become accepted as a principle of accounting। यहाँ पर क्या है, अब हम इसी एग्जाम्पल से कोरिलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर ए है वो अकाउंटिंग कर रहे थे अपने रजिस्टर में सारे रूल्स को मानते हुए। तो इन्होंने एक रूल एक नया प्रूव किया कि देखो ऐसे करने पर ऐसे होता है। तो अगर वो एक्सपीरियंस और वो सारी प्रैक्टिसेस को देखकर वो रूल्स देखा जाएगा कि अगर वो ठीक है तो उस प्रिंसिपल को उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो गैप में बी डिफाइंड एज दोज रूल ऑफ एक्शन और कंडक्टेड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस। क्या होते हैं, एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस से जो क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। एंड व्हेन दे प्रूव यूजफुल, जब वो प्रूव हो जाता है कि वो क्या है, वो यूजफुल है, वो जो अकाउंटिंग टर्म है वो यूजफुल है, तो उसे क्या कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अगर देखा जाता है कि वो यूजफुल नहीं है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल जो भी हैं वो यूजफुल हो, वो सभी के लिए यूजफुल हो। ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है तो उस नियम को नहीं माना जाएगा, उस रूल को नहीं माना जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे ये एक बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है, ऑनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट रखा जाता है, ये भी एक क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, हम वन बाय वन उन्हें क्या करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं अकाउंटिंग करते समय। सबसे पहला है रेलिवेंस, रेलिवेंस होना चाहिए। सेकंड ऑब्जेक्टिविटी, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर होना चाहिए। और फिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो हम इन्हें वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं रेलिवेंस। अब रेलिवेंस की बात करते हैं तो रेलिवेंस होता है ना कि जब आपने कोई नियम बनाया, कुछ रूल बनाया, तो वो क्या होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सबके लिए रेलिवेंट होना चाहिए। तो अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इफ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, इनरेलिवेंट। वो उसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, रेलिवेंसी नहीं है, तो वो क्या होगी, इररेलिवेंट होगी। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, मिस्टर ए ने कुछ एक इंफॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे करके ये वाला हम जो है रूल ले जाकर ये प्रिंसिपल के थ्रू हम ऐसे इसको अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो जब देखा गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल ही नहीं है,
तो उस वो रेलिवेंट ही नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरों के लिए यूजफुल ही नहीं है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रिंसिपल है वो रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए। तो इफ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन, जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, यूजफुल टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो यूजफुल कर रहा है, जो उसे यूजर यूज कर रहा है, उसके लिए वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, तभी वो उसके लिए फायदेमंद है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज एक टीचर है, वो इंग्लिश की टीचर है। अब वो इंग्लिश की क्लास में हिंदी पढ़ा रही है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हिंदी पढ़ा रही है। चलो ये तो एक कॉमन एग्जांपल हो गया, इसकी जगह हम दूसरा लेते हैं। सपोज बायोलॉजी की क्लास है, बायोलॉजी की क्लास में हिंदी पढ़ा रही है टीचर। अब क्लास तो बायोलॉजी की है और टीचर पढ़ा रही है हिंदी, तो क्या ये रेलिवेंस है? सो आंसर इज नो, क्योंकि क्लास बायोलॉजी की है और आप पढ़ा रहे हैं हिंदी। तो डिपेंड करता है कि क्या रेलिवेंस है। उस टाइम पे वो स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो बायो पढ़ने के लिए बैठे हैं वहाँ पर और उनके लिए उस समय वो यूज़फुल है। तो डिपेंड करता है कि यूज़र के लिए क्या यूज़फुल है, यूज़र के लिए जो यूज़फुल है वही रेलिवेंस इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज वो इररेलिवेंस है। तो रेलिवेंस इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए प्रिंसिपल के लिए। सो ये प्रिंसिपल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें देखा गया है कि वो क्या हो, वो रेलिवेंट हो, रेलिवेंसी हो उसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी होती है कि एक ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर, देखिए यहाँ पर अ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज अ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। ये क्या हो, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, बस पर्सनल बायसनेस को ना दिखाए। जो भी ऑब्जेक्टिव है, अगर जो भी प्रिंसिपल है वो बायसनेस को दिखा रहा है कि एक के लिए तो ये बेनिफिट है, अनदर के लिए बेनिफिट नहीं है, तो ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं होने चाहिए। बायसनेस और जजमेंट, जो भी जजमेंट है उनका, वो ऑफ दोज who furnish the information objective also implies verifiability, which means that there is some way finding out the truthfulness or correctness of the information reported। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि वो वेरीफाइबिलिटी हो, वेरीफाई हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो, और वो क्या हो, ट्रूथफुलनेस हो, सही हो, इंफॉर्मेशन क्या हो, सही हो और करेक्ट हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिविटी है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो बायसनेस को ना दिखाए, वो बायसनेस को नहीं दिखाए। इसके लिए ए कंपनी के लिए तो सही है और बी के लिए ये सही नहीं है, जो रूल्स बने हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबके लिए सेम ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्टिविटीज की सेम हो, बायसनेस को ना दिखाए, फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, वो सही हो, ट्रुथ हो। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर प्रिंसिपल्स बनते हैं जो अकाउंटिंग में यूजफुल होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी का मीन्स क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका यूज़ हो चुके रिसोर्स का। जैसे अब यहाँ पर जो एक पर्सन है उसके पास जो कैश है वो क्या कर सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और उसका सही यूज़ कर सके। तो क्या हो, उसका सही यूज हो सके। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाई विदाउट ऑनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। ऑनड्यू का मतलब है यहाँ पर कुछ अनुचित होना, कॉम्प्लेक्सिटी जो भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हो, जो उसकी कॉस्ट उस प्रोडक्ट पे लग रही है वो उसको क्या हो सके, उसको रिकवर हो सके, जो उस प्रोडक्ट पे लग रही है उस कॉस्ट को कवर अप कर सके। तो फिजिबल भी होना चाहिए, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब है यहाँ पर तत्व, कि क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कैटेगराइज हो सकती हैं, जिसे बोलते तत्व। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब बाय वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशन, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टरल्स एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब है, कुछ डिस्क्राइब्ड है कि ये आपको वेरियस क्या है, ये आपको मानने होंगे, ये प्रिंसिपल आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो अब हम एक एक करके सारे प्रिंसिपल को पढ़ेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल अब यहाँ पर है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अजम्पशन। तो अकाउंटिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को और उन अजम्पशंस को देख कर क्या करना, अकाउंटिंग करना। तो कॉन्सेप्ट्स आर आइडिया और नोशंस। नोशंस का मतलब होता है धारणा। तो कुछ आइडियाज जो जिनको धारण किया गया अबाउट द डिजायरेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी। तो जो डिजायरेबिलिटी है, जो भी है, जो सारी एंट्रीज हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना, उनकी क्या एप्लीकेबिलिटी है,
कैसे वो एप्लीकेबल होंगे, कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड, कौन से मेथड को यूज करके उस अकाउंटिंग को करा जाएगा। दिस कंसेप्ट गाइड हाउ ट्रांजेक्शन्स शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। तो ये एक जो मेथड है, ये जो प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि किस मेथड को आप यूज करें, उस मेथड को यूज करके उन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये इस मेथड को यूज करके आप क्या करो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बताता है कि आप जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, उसको क्या करना है, उसको उस एक मेथड को यूज करके उसको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उस आइडिया को रिकॉर्ड करना है। एप्लीकेबिलिटी, उसको किस तरीके से एप्लीकेबल करेंगे आप, जो भी एंट्रीज हैं एक पर्टिकुलर मेथड से, एक मेथड को यूज करके। जिस तरीके से अकाउंटिंग होती है कि पहले आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, इस पूरे प्रोसेस को देखकर उस अकॉर्डिंग क्या करना, उसकी एंट्रीज करना, उसको रिकॉर्ड करना। शुड बी रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड, जो भी है उसको सबको रिकॉर्ड करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। तो थैंक यू फ्रेंड्स।